प्रिय छात्रों और सभी मित्रों को मोहम्मद यासीन बख्श एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश की तरफ से सादर प्रणाम और सप्रेम। आज इस वीडियो में हम और आप बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक नाटक की, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इससे पूर्व एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश के इस चैनल पर आपको 3 इंग्लिश टू इंग्लिश फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस के वीडियो उपलब्ध हैं। कुछ साथियों और छात्रों के द्वारा ये संदेश प्राप्त हुआ था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की पूरी कहानी संक्षिप्त सार में मेरे माध्यम से और मेरे चैनल के द्वारा आपको हिंदी में उपलब्ध कराई जाए, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये कहानी आज 2 अंश में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपके सामने रहेगी। एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश के चैनल पर आप सभी मित्रों और छात्रों से ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि आने वाले सब्जेक्टिव जो वीडियोस हैं वो उससे आप अपडेट रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश की तरफ से आज का ये वीडियो, जिस पर हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध और विश्वविख्यात नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। नाटक के कुछ पात्रों की आइए सबसे पहले बात करते हैं। नाटक में पात्र हैं एंटोनियो। वेनिस शहर का एक बहुत सुप्रसिद्ध और बहुत दयालु प्रवृत्ति का एक व्यापारी है और अधिक पैसे वाला व्यक्ति है। और दूसरे कैरेक्टर्स हैं जो पात्र हैं इसमें, बेसेनियो हैं और ग्रेशिनियो हैं, सेलेरियो है, लॉरेंजो है, लॉन्सलॉट गॉबो है। लॉन्सलॉट गॉबो नौकर है। यहाँ पर एक दूसरे कैरेक्टर जो यहाँ पर अभी मैं बात करूँगा उसका, वो कैरेक्टर यहूदी है, यानी जीव है, जीविज़म को फॉलो करता है। और ये जो कैरेक्टर्स मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशिनियो, सेलेरियो और लॉरेंजो और लॉन्सलॉट गॉबो, ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं ये क्रिश्चियन हैं, ये क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसमें एक है शाइलॉक। शाइलॉक जो कि जूइज़म को बिलोंग करता है, यहूदी है, यहूदी धर्म को मानने वाला है। और उसकी बेटी है जेसिका। जेसिका चूँकि एक क्रिश्चियन से प्यार करती है जिसका नाम है लॉरेंजो, जो एंटोनियो और बेसेनियो का बहुत ख़ास दोस्त है। और कुछ अन्य कैरेक्टर हैं इसमें। वो कैरेक्टर हैं पोर्शिया, जो कि बेलमोंट की राजकुमारी है और बेसेनियो उसको प्यार करता है। पोर्शिया भी कहीं ना कहीं बेसेनियो को पसंद करती है। और अन्य कैरेक्टर हैं पोर्शिया की नौकरानी, जिसका नाम नेरेसा है। और अन्य कैरेक्टर हैं पोर्शिया का कज़िन ब्रदर बेलेरियो, जो एक विद्वान वकील है। और एक कैरेक्टर और है इसमें बेल्थेजर, जो कि पोर्शिया के ही महल में उसका नौकर है। तो आइए इसके आगे शुरू करते हैं। कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है। एंटोनियो, जो कि वेनिस शहर का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और धनवान व्यापारी है और बहुत दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो लोगों को पैसा उधार दिया करता है और लोगों से पैसे के बदले में ब्याज या इंटरेस्ट नहीं लेता है। और वो लोगों की मदद करने के नज़रिए से, उस मकसद से, उस उद्देश्य से लोगों की मदद करता है और पैसा उनको उधार देता है। एंटोनियो जो कि सड़कों पर टहल रहा है, यहाँ पर अकेला है, एकांत में है और कुछ सोच रहा है। थोड़ा सा विचारशील है, विचार नहीं है और कुछ परेशान नज़र आ रहा है, चेहरा कुछ उसका उतरा हुआ है। तभी उसके प्रिय मित्र बेसेनियो और ग्रेशिनियो की वहाँ पर प्रस्तुति होती है। दोनों वहाँ आते हैं, एंटोनियो से उसके दुखी होने का कारण पूछते हैं। एंटोनियो कहता है नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। और एंटोनियो जवाब देता है ग्रेशिनियो, बेसेनियो को कि इस संसार को एक स्टेज की तरह माना जाए तो प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में, इस स्टेज पर अपना अपना किरदार अदा कर रहा है और उसके हिस्से में जो किरदार है उसका, वो दुख और कष्ट को अदा करने वाला, यानी एक सैडफुल कैरेक्टर है उसका। इस तरीके से एंटोनियो उस बात को टाल देता है। तभी एंटोनियो बेसेनियो से पूछता है कि तुम अपने बताओ, अपने प्लान के बारे में बताओ। तुम जिस स्त्री से प्यार करते हो, जिससे तुम
जिसको तुम चाहते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, तुम्हारा उस मामले का क्या हुआ। बेसेनियो एंटोनियो के सामने अपनी पूरी बात रख देता है कि देखो ऐसा है कि मुझे बेलमोंट जाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है और उसी सिलसिले में मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मुझे कुछ पैसा उधार दो। 3000 डुकैट्स की लगभग डिमांड करता है बेसेनियो एंटोनियो से। एंटोनियो जवाब देता है कि मेरे पास इस वक्त कैश अमाउंट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ। कहीं से अपने क्रेडिट पर पैसा ले लूँगा उधार किसी से और तुम्हारी मदद करूँगा। एंटोनियो शाइलॉक को थोड़ा सा सांत्वना देता है, भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद कर देगा। तभी एंटोनियो के जहन में ये ख्याल आता है कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिससे एंटोनियो पैसा उधार मांग सकता है, वो भी इतनी बड़ी रकम 3000 डुकैट्स की, जो हर आदमी के शायद हैसियत में ना हो देना। एंटोनियो के जहन में तभी ख्याल आता है एक दूसरा जो व्यापारी है, वेनिस शहर में ही रहता है फ़िलहाल, और जिसका नाम शाइलॉक है, जो कि जुइज़म को फॉलो करता है, यहूदी है। और यहाँ पर प्रतिद्वंद्विता है और प्रतियोगिता है बिजनेस की वजह से, व्यापार की वजह से, क्योंकि एंटोनियो भी बड़ा व्यापारी है, शाइलॉक भी बड़ा व्यापारी है। शाइलॉक लोगों को पैसा उधार देता है और पैसा उधार जब पैसा लोगों को उधार देता है तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और जिसकी वजह से शाइलॉक लोगों के द्वारा नापसंद किया जाता है। और दूसरी तरफ चूंकि एंटोनियो के बारे में मैंने आपको बताया कि दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लोगों को पैसा उधार देता है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, तो एक बड़ा कारण ये था कि एंटोनियो की इस पैसा उधार देने की वजह से शाइलॉक का जो बिज़नेस था वो धीरे धीरे कहूँ ना कहूँ डाउनफॉल पे जा रहा था, वो पतन की ओर जा रहा था, और शाइलॉक का बहुत फाइनेंशियल नुकसान हुआ करता था, जिसकी वजह से शाइलॉक एंटोनियो को नापसंद करता था और बहुत अधिक घृणा करता था, उससे नफरत करता था। दूसरी वजह एक ये भी थी कि शाइलॉक जो है वो यहूदी था और एंटोनियो चूँकि क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता था, जिसकी वजह से शाइलॉक जो है वो एंटोनियो से नफरत करता था, क्योंकि कुछ धार्मिक मतभेद थे। और शाइलॉक ने भी, एंटोनियो ने भी कई बार जो है वो खुलेआम पब्लिकली जनता के बीच में लोगों के सामने शाइलॉक की कई बार बेइज्जती करी थी और उसको अपशब्द कहे थे, उसको गालियाँ बकी थी, जिनको शाइलॉक पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से नफरत धीरे धीरे दोनों के बीच में बढ़ती जा रही थी। तभी शाइलॉक के दरबार में एंटोनियो पहुंचता है और उससे कहता है कि एंटोनियो, मैं तुम्हारे पास हाजिर हुआ हूँ, मुझे तुमसे कुछ पैसे की ज़रूरत है और जिसके बदले में तुम चाहो जितना भी ब्याज मुझसे चार्ज करना चाहो चार्ज कर सकते हो। शाइलॉक एंटोनियो को याद दिलाता है कि एंटोनियो, याद करो तुम उन दिनों को जब तुमने मुझसे कई बार मुझको बेइज्जत किया, खुलेआम मेरी बेइज्जती करी, मुझे सड़क पर कुत्ता कह के पुकारा और इसके अलावा तमाम दूसरे शब्दों से तुमने मुझको संबोधित किया और खुलेआम मेरी जो है जिस तरीके से तुमने बेइज्जती करी है, और तुम आखिर किस मुंह से मेरे पास आए हो, आखिर मतलब कैसे तुम्हारा मुंह हुआ कि तुम मेरे पास आए हो, मेरे घर में खड़े हो और मुझसे पैसे की दरकार कर रहे हो। तो एंटोनियो जवाब देता है कि शाइलॉक, आइंदा आने वाले वक्त में भी मैं तुमको इसी तरीके से खुलेआम बेइज्जत करने के लिए तैयार हूँ और करता रहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक ज़रूरतमंद की हैसियत से आया हूँ और तुम, क्योंकि तुम्हारा काम है लोगों को पैसा उधार देना, उस श्रेणी में तुम मुझको भी काउंट करो, मुझको भी समझो और जितना पैसा तुम ब्याज चाहो मुझ पर लगा सकते हो। बहुत सोच समझने के बाद शाइलॉक एंटोनियो को जवाब देता है कि ठीक है, मैं तुमको पैसा उधार देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर मैं तुमको पैसा दे सकता हूँ कि मैं तुमसे पैसा जो है वो ब्याज चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें एक शपथ पत्र यानी एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर साइन करना पड़ेंगे। शाइलॉक की इस बात को सुनकर एंटोनियो तुरंत ही जवाब देता है कि किसी भी तरीके के शपथ पत्र मैं साइन करने को, हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ, तुम पैसा तैयार करो। शाइलॉक कहता है ठीक है, मैं शपथ पत्र तैयार कराता हूँ, तुम उस पर हस्ताक्षर कर देना और पैसा ले लेना। शाइलॉक शपथ पत्र तैयार कराता है, एंटोनियो दरबार में मौजूद होता है शाइलॉक के, तभी वहाँ बेसेनियो और ग्रेशेनियो की भी एंट्री होती है। शपथ पत्र की बातों को जानने के बाद बेसेनियो एंटोनियो को मना करता है कि एंटोनियो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी प्रकार से इस बॉन्ड पर, इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी प्रकार से जो है वो किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में पड़ो, और हम लोग पैसे का इंतज़ाम कहीं और से करेंगे, वरना आगे देखा जाएगा क्या होता है। एंटोनियो समझाता है बेसेनियो को कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं पैसे का अरेंजमेंट जो है वो 3 महीने के पहले कर लूँगा। मेरे समुद्री जहाज़ जो बिज़नेस पर्पज़ से बाहर गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे और मेरे पास इससे कई गुना जो है वो पैसा होगा और मैं 3 गुना पैसा इसका शाइलॉक को
दे सकता हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं शाइलॉक को टाइम पर पैसा वापस कर दूंगा। इन शर्तों पर एंटोनियो हस्ताक्षर कर देता है और शाइलॉक के लिए पैसे का अरेंजमेंट करता है और सभी लोग वहाँ से अपने अपने मार्ग की ओर चल देते हैं। इसके बाद बेलमोंट प्रस्थान करने से पहले बेसेनियो अपने घर में एक शानदार रात्रि भोज का प्रबंध करता है। उस रात्रि भोज के प्रबंध में वो अपने तमाम अच्छे दोस्तों और तमाम दूसरे लोगों को जो उसके बहुत ख़ास और करीबी थे उनको इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है। इस निमंत्रण में शाइलॉक के पास भी बेसेनियो पहुंचता है और उसको भी रात्रि भोज का निमंत्रण देता है। तो शाइलॉक जवाब देता है कि बेसेनियो देखो, तुम क्रिश्चियन हो और मैं यहूदी हूँ, मैं तुम्हारे साथ व्यापार कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ लेन देन कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ घूम टहल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ खान पान नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फंक्शन में, मैं तुम्हारे रात्रि भोज में नहीं आ पाऊँगा। शाइलॉक की इस बात को सुनकर बेसेनियो वहाँ से प्रस्थान करता है। बेसेनियो पहुँचता है अपने घर और अपने घर पहुँचने के बाद बेसेनियो जो है वो अपने इस रात्रि भोज के प्रबंध में थोड़ा सा अपने शेड्यूल में बिजी हो जाता है और इस प्रकार से वो निश्चित दिन भी आ जाता है जब बेसेनियो के घर में इस रात्रि भोज का इंतज़ाम होता है। रात्रि भोज का वो दिन होता है जिस दिन बेसेनियो ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। सभी मित्र मौजूद होते हैं, बेसेनियो के घर में रात्रि भोज चल रहा होता है। तभी अचानक से सभी लोग हाथप्रद रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि जिस शाइलॉक ने पहले यहाँ आने से इनकार किया था वो अचानक से बेसेनियो के फंक्शन में पहुँच जाता है। बेसेनियो को देखकर सभी लोग अचंभित तो होते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि वो उस वक्त मेहमान था, कोई उससे कुछ कहता नहीं है। बेसेनियो भी शाइलॉक का स्वागत करता है और बेसेनियो इस प्रकार से बेसेनियो के घर का फंक्शन पूरा होता है और पूर्ण होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। और ये जो शाइलॉक का अपने घर से निकलना और बेसेनियो के घर तक पहुंचना रात्रि भोज के लिए, ये मौका था शाइलॉक की पुत्री जेसिका के पास। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जेसिका जो कि एक लॉरेंजो नामक व्यक्ति से, जो कि क्रिश्चियन है, उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। जेसिका अपने नौकर लॉन्सलॉट गॉबो जो कि क्रिश्चियन है, उसके माध्यम से लॉरेंजो के पास एक पत्र भेजती है और उस पत्र में लॉरेंजो को ये सूचित करती है कि चूँकि उसका पिता इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, वो तुरंत आ सकता है और उसने तमाम पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सब चीज़ों का प्रबंध कर लिया है। जिन चीज़ों को वो इकट्ठा कर सकती थी वो उसके साथ यहाँ से बाहर जाने को तैयार है और विवाह करने को तैयार है। यदि लॉरेंजो तुरंत यहाँ आता है तो वो उसके साथ निकलने को यहाँ से तैयार है। लॉरेंजो इस पत्र को पढ़ता है और तुरंत ही जेसिका के पास उसके महल पहुँच जाता है और जेसिका और लॉरेंजो शाइलॉक का घर छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं और दोनों विवाह करने का निश्चय करते हैं। पार्टी ओवर होने के बाद, फंक्शन ओवर होने के बाद शाइलॉक अपने घर पहुँचता है। पता चलता है कि शाइलॉक की पुत्री घर में मौजूद नहीं है, लॉरेंजो के साथ भाग गई है। तो शाइलॉक जो है वो अपने तमाम लोगों को भेजता है, अपने काम करने वाले जो उसके तमाम लोग होते हैं, नौकर होते हैं, उनको शाइलॉक जेसिका की खोज में भेजता है। लेकिन जेसिका का कहीं पता नहीं चल पाता है फिलहाल उस वक्त में। शाइलॉक पहुंचता है ड्यूक दरबार में, कोर्ट में, और अपील करता है कि उसकी पुत्री को शासन तंत्र के द्वारा ढूंढा जाए और उसकी पुत्री उसके हवाले की जाए। और शाइलॉक बेसेनियो और ग्रेशियनियो पर इस बात का इल्ज़ाम भी लगाता है कि अभी हाल ही में बेसेनियो और ग्रेशियनियो जो हैं वो बेलमोंट के लिए निकले हैं वेनिस छोड़कर, और मुझे ये शक है कि मेरी पुत्री और लॉरेंजो जो हैं वो बेसेनियो और ग्रेशियनियो के साथ ही गए हैं। इस बात को एंटोनियो वहाँ मौजूद होता है खारिज करता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और उसकी पुत्री को भगाने में बेसेनियो का कोई हाथ और षड्यंत्र नहीं है। फिलहाल शाइलॉक की पुत्री जेसिका का कहीं पता नहीं चलता है। बेसेनियो बेलमोंट पहुँच चुका होता है। बेसेनियो के साथ ग्रेशियनियो भी होता है। ग्रेशियनियो को बेसेनियो इस शर्त पर अपने साथ लेकर आया था कि ग्रेशियनियो को ये समझा देता है कि ग्रेशियनियो कोई फालतू की बात नहीं करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह पर काबू रखेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं करेगा। इन तमाम बातों के साथ बेसेनियो ग्रेशियनियो को अपने साथ लेकर बेलमोंट पहुंचता है। बेसेनियो के पहुंचने से पहले बेलमोंट में 2 और भी राजकुमार आ चुके थे, प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागन। अब चूंकि यहाँ बात बेसेनियो आया क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है कि बेसेनियो आया है पोर्शिया से शादी करने के लिए और पोर्शिया को जीतने के लिए। और पोर्शिया की शादी करने की एक शर्त थी जो पोर्शिया के पिता ने अपने जीवन में रखी थी। अब चूंकि पोर्शिया के पिता मौजूद नहीं थे, संसार को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन पोर्शिया के पिता की ये इच्छा थी कि 3 कास्केट बॉक्स हैं, जो एक गोल्ड का बना हुआ है, एक सिल्वर का बना हुआ है और एक लेड का बना हुआ है, यानी शीशे का। और उन तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में
पोर्शिया की पोर्ट्रेट यानी उसकी तस्वीर रखी हुई है। जो भी व्यक्ति सही कास्केट का चुनाव करेगा उस व्यक्ति से पोर्शिया की शादी की जाएगी। और दूसरी शर्त ये थी कि जो भी व्यक्ति गलत कास्केट का सिलेक्शन चुनाव करेगा वो व्यक्ति पोर्शिया से तो शादी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रतियोगिता में पराजित हो जाएगा। इसके साथ साथ कंडीशन ये रखी हुई थी कि वो व्यक्ति किसी अन्य दूसरी महिला से भी जीवन पर्यंत विवाह नहीं करेगा। बहुत सारे राजकुमार जो पोर्शिया से विवाह करने की इच्छा से बेलमोंट पहुंचे थे, जब उन्हें दूसरी शर्त का पता चलता है तो वो बगैर अपनी किस्मत को, भाग्य को आजमाए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागन अपनी किस्मत को आजमाते हैं। दुर्भाग्यवश दोनों ही गलत कास्केट का चुनाव करते हैं और गलत कास्केट का चुनाव करने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब 3 महीने के उपरांत बेसेनियो का नंबर था कास्केट सिलेक्शन का। बेसेनियो उस कक्ष में प्रवेश करता है जहाँ पर तीनों कास्केट रखे हुए थे और तीनों कास्केट के ऊपर कुछ अंकित था। बेसेनियो तीनों कास्केट को बहुत ध्यानपूर्वक अंकित शब्दों को, वाक्यों को पढ़ता है, उनके अर्थ को समझने का प्रयास करता है और बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात बेसेनियो जो है वो लेड कास्केट का चुनाव कर लेता है। और जैसे ही वो लेड कास्केट को खोलता है तो वो हतप्रद रह जाता है, क्योंकि भाग्य से ये कि किस्मत उसके साथ थी। वो उस लेड कास्केट के बॉक्स में पोर्शिया की तस्वीर पाता है। पोर्शिया से उसका विवाह होने के लिए वो उस शर्त को पूरी कर लेता है जो उसके पिता के द्वारा रखी गई थी। और इस प्रकार से पोर्शिया और बेसेनियो दोनों अपने अपने प्रेम का एक दूसरे के सामने इजहार करते हैं और इस प्रकार से दोनों अपने अपने विवाह की तैयारियां प्रारंभ करने के लिए आगे की ओर अपना जो शेड्यूल और प्रोग्राम होता है उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं। इससे पहले कि ये खुशियां अभी और ही आगे बढ़ती, बेसेनियो का एक बहुत ही ख़ास दोस्त जिसका नाम मैंने प्रारंभ में बताया सेलेरियो था, जो क्रिश्चियन था, वो बेलमोंट पहुंचता है पोर्शिया के महल में। और पोर्शिया के महल में बेलमोंट पहुंचकर वो एक पत्र बेसेनियो को थमाता है जो एंटोनियो की तरफ से दिया गया था। और इस पत्र में एंटोनियो ने बेसेनियो को ये लिखा था कि चूंकि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और उसका जहाज़ वापस नहीं आए हैं और उसको ये खबर मिली है कि उसके समुद्री जहाज़ समुद्र में डूब गए हैं, इसलिए वो शाइलॉक का पैसा जो उसने बेसेनियो के लिए उधार लिया था चुकाने में असमर्थ है और इसलिए शाइलॉक ने उसका मुकदमा ड्यूक में के सामने कोर्ट में हाजिर किया है और शाइलॉक ने न्याय की मांग की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम समय में तुम मेरे साथ रहो और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं, ताकि जीवन के अंतिम क्षणों में मैं अपने मित्र से अलग ना रहूं। बेसेनियो इस पत्र को पढ़ता है और बेसेनियो इस पत्र को पढ़ने के बाद थोड़ा सा दुखी होता है और कष्ट में होता है। उसके चेहरे से ये पता चल रहा होता है कि वो किसी बात से अचानक से जो है वो परेशान हो गया है। पोर्शिया उसकी परेशानी का कारण पूछती है। बेसेनियो पूरी बात स्पष्ट करके पोर्शिया को बता देता है कि किस प्रकार से वो पैसे का अरेंजमेंट करके यहाँ पहुँचा था और उसके दोस्त ने किस तरह से अपने जीवन को खतरे में डाल के शाइलॉक से पैसा उधार लिया था। पोर्शिया तुरंत बेसेनियो से ये कहती है और उससे आग्रह करती है कि तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए और अपने दोस्त बेसेनियो यहाँ से जाकर तुम्हें अपने दोस्त एंटोनियो के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि किसी प्रकार से तुम उसको शाइलॉक के जो जाल है उससे, जो उसका कॉन्स्पिरेसी, जो उसका षड्यंत्र है, उससे बचा सको। तभी चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि सेलेरियो जब पत्र लेकर बेलमोंट पहुंच रहा होता है तो मार्ग में उसको जेसिका और लॉरेंजो भी मिलते हैं जो शाइलॉक की पुत्री है और अपने प्रेमी के साथ भागी हुई है। क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो भटक रहे होते हैं कि शरण कहाँ ली जाए। सेलेरियो उनको भी बेलमोंट अपने साथ ले आता है पोर्शिया के महल में। पोर्शिया उनका स्वागत करती है और उनको अपने महल में शरण देती है रहने के लिए। तभी पोर्शिया और बेसेनियो की इस बात को सुनकर शाइलॉक की पुत्री जेसिका पोर्शिया को और बेसेनियो को ये बताती है कि उसने अपने पिता को ये बात करते हुए अपने दोस्तों से सुना है कि वो एंटोनियो चूँकि क्रिश्चियन है और एंटोनियो ने कई बार उसकी बेइज्जती की है। इस बात का बदला लेने के लिए वो उससे जो है दुश्मनी के परिणाम स्वरूप जो है ये उसने पूरा प्लान किया है षड्यंत्र और वो उसका बदला जान लेके उसका बदला चुकाना चाहता है। पोर्शिया को जब ये पता चलता है तो वो बेसेनियो से कहती है कि तुम चर्च चल के तुरंत चर्च में जीसस क्राइस्ट के सामने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो और उसके बाद तुम तुरंत ही बेलमोंट से बेसेनियो वेनिस के लिए निकलो बेसेनियो, और तुम अपने दोस्त की रक्षा करो और जितने पैसे की तुम्हें आवश्यकता है तुम वो पैसा यहाँ से ले जा सकते हो। शाइलॉक से किसी भी तरीके से तुमको अपने दोस्त के प्राणों को बचाना है और जब तुम अपने दोस्त के प्राणों को बचा लो तो बेसेनियो से पोर्शिया कहती है कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि तुम उसको बेलमोंट लेकर मेरे महल, मेरे घर वापस आओ ताकि मैं उसका इस्तकबाल कर सकूँ, उसका स्वागत कर सकूँ, उस धन्य व्यक्ति के मिलकर कृतज्ञ हो सकूँ
कृतार्थ हो सकूं और दर्शन कर सकूं ऐसे सज्जन व्यक्ति के जो अपने मित्र के लिए इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार है। फिलहाल बेसेनियो और पोर्शिया चर्च पहुंचते हैं। बेसेनियो और पोर्शिया एक दूसरे को अपना पत्नी और पति चर्च में जीसस क्राइस्ट के सामने एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। पोर्शिया बेसेनियो को एक अंगूठी देती है, उसकी अंगुली में पहनाकर उससे ये वादा लेती है कि तुम जीवन में चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन इस अंगूठी को अपने उंगली से अलग नहीं करना। बेसेनियो इस बात का वादा करता है पोर्शिया से कि चाहे जीवन में कोई भी समय क्यों ना हो, कितने भी कष्टमय समय क्यों ना हो, मैं इस अंगूठी को अपनी उंगली से अलग नहीं करूंगा। और यदि करता हूं तो पोर्शिया ने उससे ये कहा था कि ये उसकी बेवफाई का प्रमाण होगा, यानी ये इस बात का प्रमाण होगा कि वह अब उससे प्रेम नहीं करता। बेसेनियो इस बात का वादा कर लेता है। नैरेसा और ग्रेशियनियो भी चूंकि एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे थे, नैरेसा और ग्रेशियनियो भी इस बात का एक दूसरे से वादा करते हैं कि यदि बेसेनियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है और बेसेनियो सही कास्केट का चुनाव कर लेता है तो वो दोनों भी विवाह कर लेंगे। और इस प्रकार से उसी चर्च में नैरेसा और ग्रेशियनियो भी एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और स्वयं एक दूसरे को पत्नी और पति स्वीकार कर लेते हैं। नैरेसा भी ग्रेशियनियो को यहाँ पर एक अंगूठी प्रदान करती है और उस अंगूठी को प्रदान करने के बाद वह भी उससे वही वादा लेती है जो पोर्शिया ने बेसेनियो से लिया। और इस प्रकार से पोर्शिया और नैरेसा दोनों अपने अपने प्रेमी और पति से वादा लेती हैं। बेसेनियो और ग्रेशियनियो वहीं से विदा होते हैं बेलमोंट से वेनिस शहर के लिए, और पोर्शिया और नैरेसा अपने बेलमोंट शहर वापस चली जाती हैं। इसके पश्चात आगे ट्रायल सीन में क्या होता है वो हम लोग अगले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के हिंदी के पार्ट 2 में समझेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे।